जोर से बोलो जय माता दी। ये जो हमारा आज का एपिसोड है ये नवरात्रि पर यानी कि महिला शक्ति को ही समर्पित है। जब हम आरजेइंग करते हैं तो एक खाली स्टूडियो में हम अकेले होते हैं, तो वहां पे जब तक हम माहौल नहीं बनाएंगे, खुद को खुद से खुश नहीं करेंगे, तो लिसनर को कैसे खुश कर पाएंगे। आप आमतौर पर सवालों की बारिश किया करती हैं लेकिन आज आप पर जो है सवालों का तूफान उमड़ा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे ज्यादा अभिनय और लेखन, ये दो चीजें मुझे हमेशा से ऐसी लगती है कि ये मेरा सबसे चुनिंदा या यूं कहा जाए कि सबसे पहला प्यार है। बहुत संजीदा आपने होकर पूछा है। आज की हमारी बातचीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाय हाय। मैं आपको अपनी भूमिका से रूबरू करवा दूं। आज आप जवाब देने के लिए और मैं आज आपका इंटरव्यू लेने के लिए हूँ। आप किस जोन में अपने आप को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मानते हैं? एक्टिंग में, डायरेक्शन में, या आपके शो होस्टिंग या एंकरिंग, आरजेइंग, किस जोन में? एक ऐसा मंच होना चाहिए जहाँ पे सभी कलाओं के, सभी विधाओं के कलाकार, सृजनकार आके बैठे और अपनी बात रखें, अपने विचार रखें। मैं चाहती हूँ 50-60 लोग हों, लेकिन वो हों रियल आर्ट लवर। अब जैसा कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपडेट हो रही है, हम कोई भी नया फ़ोन लेते हैं तो उसके कुछ समय बाद में उसका अपडेटेड वर्जन आ जाता है। जैसे कईयों के पास में अभी iPhone 13 है, किसी के पास 12 है, किसी के पास 11 भी है अभी तक। iPhone 6 तो दिखते ही नहीं है। 2000 में शायद अभी हाँ। ये आप मुझे बता रहे थे। हाँ 2000 बिक रहे। हाँ। तो क्या ऐसा आपको आपकी शादी को लेकर नहीं लगता कि 2013 में आपने शादी की तो 2015 तक रुक जाती तो कुछ अच्छा मॉडल मिल जाता? अच्छा, ये सवाल यहाँ पर था। अच्छा, कपिल जी की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से आप कभी कभी ये सोचते हैं कि मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला हूँ? रुलाओगे क्या? नहीं, एक्चुअली वो बंदा मुझे संभाल रहा है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। सीरियसली, गलत बात को गलत कहने का मादा रंगमंच ने सिखाया मुझे। वो शायद तटस्थ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, ये संभाव है। नमस्कार, अनकट टॉक्स विद पीबीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पीबीडी यानी कि प्रशांत ब्लड डोनर, और हमारे साथ आज जो मेहमान हैं वो नवरात्र विशेष पर आमंत्रित हैं। और ये जो हमारा आज का एपिसोड है ये नवरात्रि पर यानी कि महिला शक्ति को ही समर्पित है। और नवरात्रों में हम शक्ति की आराधना करते हैं, तो इस बार हमारे साथ एक शक्ति ही हैं और उनसे इंट्रोड्यूस मैं आपको करवाऊँ उससे पहले बता दूं आपको कि कई विधाओं में ये पारंगत हैं, कई विधाओं के साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। दूरदर्शन पर आप इनको लगातार देखते रहते हैं। कई शोज़ होस्ट करते हुए, एंकरिंग करते हुए इन्हें देखा जा सकता है। रंगमंच पर अभिनय की जादूगरी बिखेरते हुए भी आपने इनको कई बार देखा होगा, और बहुत कुछ जो कि अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ है जयपुर रंगमंच पर एक महिला शक्ति। नमस्कार। मुस्कुराहट से आप पहचान गए होंगे। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। जिस तरह से मेरे सामने शख्सियत बैठी है, ऐसे ही मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए आप लोग भी। थैंक यू सो मच प्रशांत जी कि आज इस मंच पर आपके साथ मुझे ये अनुभव लेने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी, जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। अब देखिए, इस माहौल बनाने का तो इनका काम है ही, क्योंकि आमतौर पर दूरदर्शन के प्रोग्राम्स में भी ये माहौल बनाती रहती हैं। माहौल बनाना पड़ता है क्योंकि जब हम आरजेइंग करते हैं तो एक खाली स्टूडियो में हम अकेले होते हैं, तो वहाँ पे जब तक हम माहौल नहीं बनाएंगे, खुद को खुद से खुश नहीं करेंगे, तो लिसनर को कैसे खुश कर पाएंगे? लिसनर को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे कि हमारी आवाज़ सुनिए?
तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है बिल्कुल। कि आप आमतौर पर सवालों की बारिश किया करती हैं, लेकिन आज आप पर जो है सवालों का तूफान उमड़ा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये वैसा सा क्वेश्चन हो गया आज आपको इस प्रोग्राम में आके कैसा लग रहा है? मैंने पहले ही बोल दिया, मेरा मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और एक मंच हम साझा कर रहे हैं। एक्चुअली ये बात सच है कि जब आप सवाल पूछते हैं या बिकॉज बहुत सारे, चाहे रेडियो की बात करें, टेलीविज़न की बात करें या थिएटर में भी जब परिचर्चा होती है, संवाद होते हैं, तो वहाँ पर एज अ मॉडरेटर आप होते हैं, तो वहाँ अक्सर सच में आप इतने पारंगत हो गए सवाल पूछने में कि जब मुझे कहा जाता है कि आज आप एज एन एक्सपर्ट बैठेंगे, तो उस समय भी मेरे मन में सवाल चल रहे होते हैं कि अच्छा आपने मुझसे सवाल पूछा है तो उसका जवाब में सवाल में ही कभी कभी ऐसा लगता है। फिर मुझे अंदर ही अंदर कहना होता है नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर आप जवाब देने आए हैं, सवाल पूछने नहीं आए, आज आपकी गद्दी पे कोई और बैठा हुआ है। तो आज सेम यही हालत हो रही है कि देखते हैं हम क्या जवाब देते हैं। सवाल तो बहुत पूछ लिए, आज जवाब देने की बात है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप साझा कीजिए जब आप जवाब देने के लिए हैं लेकिन सवाल पूछ ही बैठे, रोकते रोकते भी पूछ ही बैठे सवाल। ये अभी रिसेंटली में हुआ था, अभी एक पिंक फेस्ट के दौरान बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना रंगमंच का अनुभव, ये चीज़ें बताइए। कोई पर्टिकुलर टॉपिक था, उस पर हम बात कर रहे थे, तो मैंने अपना जो मेरा विचार था वो मैंने रख दिया। उसके बाद अचानक से एक मन में सवाल सूझ गया, तो मैंने तुरंत पास में बैठे उनसे कहा कि अच्छा ये होगा तो कैसे होगा। तो इस तरह से हो जाता है। ऐसा एक दो बार और हुआ है मेरे साथ में कि दूरदर्शन में ही बीच में एक ऐसा वक्त आया था कि जब मैंने मुझे मतलब एक ब्रेक लिया था मैंने बिकॉज ऑफ फैमिली, एक दौर आया था। उस समय मुझे एक्सपर्ट के रूप में किसी दूसरे टीवी चैनल ने बुलाया था, तो मैं वहाँ गई थी और जब ऐसे ही बैठे हुए सवाल मुझसे पूछ रहे थे, तब तैयारी चल रही थी। उससे पहले मैंने कहा कि अच्छा हाँ तो आप कहाँ से हैं, अच्छा आपका जीवन कैसे शुरू हुआ। तो बोले कि मैम सवाल मुझे पूछने हैं। तो मैंने कहा हाँ, ओ सॉरी वो लाइव तो नहीं था कहीं? नहीं, वो तैयारी चल रही थी। मैंने कहा वो तैयारी चल रही थी, ऐसे ही जैसे अभी तैयारी चल रही थी हमारी, तो ऐसे ही मैं नॉर्मली ऐसे बैठी हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा आप कहाँ से हैं? बोले यहाँ से। आप कैसे शुरुआत हुई आपकी एंकरिंग की? तो उन्होंने ऐसे फिर 3-4 सवाल जब मैंने पूछने लग गई, तो बोले मैम मैं आपको अपनी भूमिका से रूबरू करवा दूँ, आज आप जवाब देने के लिए और मैं आज आपका इंटरव्यू लेने के लिए हूँ। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैं तो ऐसी बातचीत बढ़ाने के लिए बात कर रही थी। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, अंदर ना आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा जब आप इंटरव्यूअर होते हैं आप। तो ये रहा है मेरे साथ। आप किस जोन में अपने आप को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मानते हैं? एक्टिंग में, डायरेक्शन में, या आपके शो होस्टिंग या एंकरिंग, आरजेइंग, किस जोन में? मुझे लगता है ये ऐसा सा सवाल है कि जिसका जवाब है कि सब, लेकिन सबसे ज़्यादा अभिनय और लेखन, ये दो चीज़ें मुझे हमेशा से ऐसी लगती है कि ये मेरा सबसे चुनिंदा, या यूँ कहा जाए कि सबसे पहला प्यार है। अभिनय सबसे पहले, अभिनय, उसके बाद में लेखन आता है। क्योंकि जब मैं लेखन करती हूँ या लेखन जितना भी किया है मैंने, उस दौरान सिर्फ मैं होती हूँ। अभिनय में तमाम चरित्र मैंने ओढ़े हुए होते हैं, उनको मैं दर्शकों तक प्रेषित कर रही होती हूँ, लेकिन लेखन में मैं वो प्रेषित कर रही होती हूँ जो मेरा मन कह रहा होता है। ग्रेट। तो ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। उसके बाद में फिर आरजेइंग है, एंकरिंग है या डायरेक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं। वैसे क्या लिखना पसंद करते हैं आप? मुझे रोमांटिक स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं, या किसी ऐसी लड़की की कहानी जो उम्मीदों से भरी हुई है, मतलब ऐसा सा कुछ मन करता है हमेशा। और उसमें लड़के ना हो? नहीं, लड़के हों ऐसा नहीं हो, देखिए रोमांटिक रोमांस की बात आ रही है तो यकीनन नहीं, आपने कहा लड़की की कहानी। नहीं, ऐसी लड़कियों की कहानी जो, प्रशांत जी हम एक बात अपनी साझा करना चाहूँगे दर्शकों के लिए भी जी। एक वक्त था कि जब मैं बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म जिसको कहना चाहिए कि महिलाओं के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति एक अंदर ना एक वो था कि मुझे सुधारना है। एक वो दौर आता ना कि एज का, आपको लगता है आप क्रांति ला देंगे, उस एज में हम भी थे। तो मुझे लगता था कि महिलाओं के लिए गलत हो रहा है, मुझे आवाज़ उठानी है, ये गलत हो रहा है, मुझे आवाज़ उठानी है। तो उस दौर में मेरा जो लेखन रहा वो मैक्सिमम विमेन ओरिएंटेड रहा।
ओके। मैंने अपने नाटक जो लिखे हैं कई, तो वो विमेन ओरिएंटेड है, कई कविताएं लिखी हैं विमेन ओरिएंटेड हैं। ऐसी कविताएं भी लिखी हैं मैंने, दैनिक भास्कर में भी कई कविताएं मेरी पब्लिश हुई थी, उसमें भी यही है कि वो एक महिला की पीड़ा बताती हुई है। तो वो एक दौर था जहाँ पर मैं विमेन ओरिएंटेड लिखा करती थी। हालांकि अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब तो बहुत ज़्यादा महिला जागरूकता आ गई है। अगर अब भी महिला जागरूक ना हो तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता वो। और ये महिला जागरूकता आपके लाने से या मेरे लाने से नहीं होगी, जब तक कि महिला खुद जागरूक नहीं होगी ना, नहीं कर सकते। आप लड़ लो, झगड़ लो, कुछ भी कर लो। मैं आज, आप अगर महिला हैं और मैं आपके लिए लड़ रही हूँ, मैं आपके अधिकारों के लिए लड़ रही हूँ, कोई फायदा नहीं जब तक कि आप खुद जागरूक नहीं अपने अधिकारों के। एक पंक्ति में अगर कहें तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के हारे हार। तो अगर आप हार रहे हो तो चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो अपने अधिकारों का जीतने की खुद की भी इच्छा होनी चाहिए। हाँ, अपने अधिकारों का हनन खुद करवा रहा है। मैं यहाँ पे सिर्फ महिला को नहीं, मैं पुरुषों को भी कह रही हूँ। जैसे हम कहते हैं शोषित वर्ग, आप तब तक ही शोषित हो जब तक कि आप खड़े नहीं हो रहे हो। खड़े हो जाओ, अपने आप भी बन जाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से रहा है लेखन में और अभिनय में। रंगमंच की आपकी जो यात्रा है कैसे शुरू हुई, किसने आपको प्रेरित किया रंगमंच पर आने के लिए? क्योंकि आमतौर पर जो है आप उस समय रंगमंच पर आए हैं जब आमतौर पर रंगमंच पर आने से लड़कियों को रोका भी जाता था। तो उस कहानी के बारे में थोड़ा सा बताएं। कहानी ये है कि मेरा सपना था मुझे डिफेंस में जाना है, और मेरा 12th हो गया था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मेरा डिज़ाइनिंग में भी इंटरेस्ट रहा है हमेशा, तो 12th में मेरा ये मन था कि मैं डिज़ाइनिंग में जाऊँ, या अगर मुझे रेगुलर कोर्स करना है तो महारानी कॉलेज उस समय टॉप का हुआ करता था। तो मैंने कहा या तो महारानी कॉलेज या फिर डिज़ाइनिंग में जाऊँगी, तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जो डिज़ाइनिंग के लिए है जी। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम थी, आर्थिक समस्या। तो मुझे जब लगने लगा कि यार डिज़ाइनिंग में पैसा लगता है, इतना इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या कोई भी इंस्टीट्यूट है उसमें इतना पैसा तो ये लगेगा, इसके अलावा डेली का खर्चा अगर आप उसमें जाते हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में या किसी भी इस तरह की डिज़ाइनिंग में जाते हैं, तो मुझे वहाँ तो लगने लगा कि भाई थोड़ा सा यहाँ हमें रोकना पड़ेगा। तो महारानी कॉलेज में मेरे भाई ने मुझे कहा कि तू ड्रामा ले ले। मेरे भाई गगन मिश्रा, तो उन्हीं को श्रेय देती हूँ मैं, मुझे वो थिएटर में लाए। और मैंने फिर ड्रामा डिपार्टमेंट में, मतलब महारानी कॉलेज में मेरी परसेंटेज भी अच्छी थी, महारानी कॉलेज में एडमिशन हो गया। ड्रामेटिक सब्जेक्ट ले लिया और उसके साथ में, मतलब पास कोर्स में मैंने ड्रामेटिक सब्जेक्ट ले लिया, साथ में थे इकोनॉमिक और सोशियोलॉजी। लेकिन सारा ध्यान ड्रामेटिक को मैंने दिया, ड्रामा को दिया सेकंड ईयर से, क्योंकि फर्स्ट ईयर मेरा सारा डिफेंस यानी उसमें एनसीसी में गया। मैं एनसीसी कैडेट रही हूँ। थर्ड ईयर था मेरा, क्योंकि स्कूल टाइम से ही ले लिया था मैंने एनसीसी। थर्ड ईयर था, अंडर ऑफिसर की रैंक थी और मेरा पूरा का पूरा था मुझे डिफेंस में जाना है। बट किसी कारण मतलब ड्रामा लेने के बाद भी आप डिफेंस में जाने की? ड्रामा तो सिर्फ लिया था मैंने कि यहाँ पे स्कोरिंग है, क्योंकि महारानी कॉलेज में आ रहे हैं तो ले लिया। कोई इंटरेस्ट ऐसा खास सब्जेक्ट लेना है ड्रामा, हाँ खास नहीं था ऐसा। भाई करते थे, पता है करते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन मेन फोकस मेरा डिफेंस में था। ऐसे कुछ कारण बने कि मैं डिफेंस में उन दिनों ऐसा होता था कि अगर आप एनसीसी कैडेट हैं तो आपके पास डायरेक्ट कॉल लेटर आता था इंटरव्यू के लिए। तो मेरे पास 2 बार कॉल लेटर आए, लेकिन मैं किसी कारण से जा नहीं पाई। और फिर बाद में लगा कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, जो भी पर्सनल रीज़न थे या जिस तरह से भी, तो मैं नहीं जब जा पाई। तो फिर मेरा पहला साल मैंने कोई ऐसा ड्रामा नहीं किया, बस वो एग्जामिनेशन के लिए जो प्रैक्टिकल होते हैं बस वो किया। इसके अलावा मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। सेकेंड ईयर में मैंने जवाहर कला केंद्र की वर्कशॉप भाई ने करवाई मुझे, जो होती ना अभी भी अपने बच्चों की चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप, बोले एज अ लर्नर तू कर। मैंने किया, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और जैसे ही मैंने वो जून की वर्कशॉप की, जाते ही मैंने महारानी कॉलेज में आधे घंटे का प्ले लिखा। वो मेरा पहला लिखा हुआ प्ले था, सपनों का राजकुमार। रवि सर हमें पढ़ाया करते थे। मैंने रवि सर को कहा सर ये प्ले लिखा है मैंने, रवि सर को मैंने बताया। रवि सर ने कहा अरे वाह, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया क्योंकि मैंने इनिशिएटिव लिया था और उससे पहले किसी ने भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया था पिछले सालों में, जब से ड्रामा डिपार्टमेंट महारानी कॉलेज में खुला है। वो बहुत खुश हुए, तो बोले कर इसको। मैंने कहा सर कैसे? तो फिर उन्होंने ही आइडिया ये दिया कि मैं 3 वो रखता हूँ, नाटिका महोत्सव करके। इस तरह से वो हुआ और हमारा वहाँ से मैंने उसको डायरेक्ट भी किया सीनियर्स के साथ मिलके, और इस तरह से फिर हमारा वो वहाँ से ड्रामा का इंटरेस्ट बढ़ा। फिर ग्रेजुएशन से मास्टर्स किया मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से। फिर
मास कम्युनिकेशन में मैंने मास्टर्स किया, फिर ड्रामेटिक में मैंने नेट क्लियर किया और अभी पीएचडी कर रही हूँ इसी में। और फिर मैं चिल्ड्रन थिएटर एजुकेशन में भाई के साथ ही आई। फिर थिएटर फॉर यंग ऑडियंस के लिए बहुत काम किया, थिएटर इन एजुकेशन में बहुत ट्रेनिंग लेकर काम किया। तो बस ये हुआ कि शिक्षा में रंगमंच की तरफ बढ़ते रहे। उसमें मैंने स्कॉलरशिप ली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, और वो शिक्षा में रंगमंच विषय पर ही थी। और फिर हमने ओवरऑल इंडिया में इस बेस पर, इस बिहाफ पे बहुत काम किए। फिर चाहे वो एनएसडी टाई से फैकल्टीज़ हों, उनके साथ में ट्रेनिंग ओरिएंटेड प्रोग्राम हो, वो सीखा भी, एज एन ऑब्जर्वर भी किया। तो बस इसी फील्ड में फिर आगे बढ़ते गए। ये रहा। रंगमंच पर तो आपको बहुत कुछ सपोर्ट किया। रंगमंच के बाहर की दुनिया में रंगमंच आपके लिए किस तरह से यूजफुल रहा? आपकी लाइफ में किस तरह से क्या चेंजेस आपने रंगमंच पे आने के बाद फील किए, वो बताइए। ये बहुत बढ़िया सवाल है प्रशांत जी, और ये मैं सबको कोट करती हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली है, और हम 4 भाई बहन, अकेले पापा कमाने वाले। तो हमारी फैमिली बहुत, जिसको कहना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली नहीं रही कि बहुत हाई फाई हो, बहुत पार्टीज हो रही हैं, ऐसा नहीं रहा। तो कहीं, और घर में सबसे छोटी, तो थोड़ा सा एक हिचकिचाहट हमेशा रही। कहीं बड़े, मैं अभी रिसेंटली मैं किसी से बात भी कर रही थी, तो मैंने यही कहा, जैसे उन दिनों वो एक कल्चर आया, अपने सुपरमार्केट टाइप कल्चर आया था, तो मैं वहाँ जाती थी, तो वो मेरे लिए हिचकिचाहट होती थी। एक होता है कि हम दुकान पे जाते हैं, सामान बोलते हैं भैया ये चाहिए, और वो दे देता है। सुपरमार्केट आया था, वो एक तरह से ये कहना चाहिए, है ना, ये उस वाले वर्ग के लिए था जो एक्चुअल में हाई क्लास वर्ग है, अगर हम ये देखें तो। बिल्कुल, है ना। तो उस समय कल्चर आया था मेरे लिए। वहां जाना बहुत हेजिटेशन वाला था। क्यों? आप कुछ भी उठा रहे हो, लेकिन आपके पास पैसा तो है ही नहीं, तो आप हिचकिचा रहे हो। तो मेरी वो हिचकिचाहट बहुत ज्यादा थी, मैं कुछ बोलने से बहुत हिचकिचाती थी। मेरे मन के अंदर की बात कभी बाहर निकली नहीं। इवन 10th में मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा है, सामने जो सर पढ़ा रहे हैं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही मैं पूछ लूं, सर ये सवाल का जवाब जो आपने नीचे लिखा है वो कैसे है? मैडम ये समझ में नहीं आया, बताइए। आजकल के बच्चे तो इतने फॉरवर्ड है। बिल्कुल। 11th में भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब मैंने एनसीसी लिया, तो पहला मेरे अंदर जो एक इम्प्रूवमेंट आया एनसीसी लेने के बाद में, जो थोड़ी सी, जिसको कहना चाहिए, दबंगई आई, या अपनी बात को सामने रखने की बात आई, उतनी हिम्मत आ गई। हाँ, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप, उतनी तो हिम्मत आ गई कि अब मैं अपनी जो अंदर क्यूरियोसिटी चल रही है उसको मैं रख सकूं। फिर जब मैंने सेकंड ईयर में ड्रामा में इन्वॉल्व हो गई, करते करते करते, कोई भी चीज़ एक दिन एक साल में नहीं होती है, उसको समय लगता है। तो आधा कॉन्फिडेंस तो मेरा डेवलप किया या बिल्डअप किया एनसीसी ने, नेशनल कैडेट कोर, आधा किया मेरा रंगमंच ने। तो आज मैं जो भी हूँ ना, मैं एनसीसी और रंगमंच, उसकी देन हूँ। चाहे आज मेरे पास, मेरे पॉकेट में पैसे हो या नहीं हो, मैं कह देती हूँ सामने वाले को, भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खरीद नहीं सकती हूँ, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में कह देती हूँ। और पहले घबराते थे, पहले ये होता था, यार ये हमको छोटा समझ लेगा, ये हमको ऐसे समझ लेगा। अभी अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैं कह देती हूँ उसका शब्द का मतलब नहीं आता है, मुझे आप हिंदी में बताइए। पहले नहीं होता था। तो ये मुझे लगता है एक वो ये है कि हमारी परवरिश जो हुई है, या हमारे जैसे घरों में इस तरह की परवरिश होती है, तो वो हम थोड़े हिचकिचाहट वाली रहती है। लेकिन इन दोनों चीज़ों ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। मैं अपनी बात को कह पाती हूँ, और गलत बात है तो उसको सामने रख पाती हूँ, गलत हुआ है, ये चीज़ है। अब तो इतना हो जाता है, कभी कभी मेरे घर वाले कह देते हैं ज़्यादा ही बोलने लग गई। मतलब रंगमंच ने बोलना सिखा दिया, रंगमंच ने बोलना सिखा दिया, सोचना भी सिखा दिया। सोचना तो मैं कह तो रही हूँ, ये सोचने की प्रक्रिया तो एनसीसी में रहते हुए शुरू हो गई। सोचने की प्रक्रिया तो पहले भी थी, उसको सामने रखना, अभिव्यक्ति जो है ना, ये एनसीसी ने सिखा दिया। क्योंकि एनसीसी में आने के बाद में स्कूल में आप हेड गर्ल बन गए हो। अब जैसे आप हेड गर्ल बन गए हो, एक दबे कुचले चूहे को, ये चूहिया को आपने एक बड़ा पद दे दिया, तो सामने खड़ा होकर बोलेगा ही ना, बोलना पड़ेगा, मजबूर हो आप। तो वो मजबूरी आपको अभिव्यक्ति सिखा देती है। तो वहाँ से तो आपने कुछ सीख लिया। लेकिन और जो मेरे में कॉन्फिडेंस आया, और जो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी डेवलप हुई, वो ही थिएटर में आकर। क्या अभी मलाल होता है कि एनसीसी में गई लेकिन फिर भी डिफेंस में नहीं जा पाई? कभी होता है। इसलिए नहीं कि मैं रंगमंच में क्यों आ गई, इसलिए कि यार आज भी मुझे वो जो क्षेत्र है ना, वो फैसिनेट करता है। आज भी जब मैं किसी आर्मी के बंदे को, डिफेंस के बंदे को देखती हूँ या बंदी को देखती हूँ,
सिर्फ बॉयज़ की बात नहीं कर रही हूँ, गर्ल्स की भी बात कर रही हूँ। आज भी ऐसा लगता है कि हाँ यार ये लाइफ है, क्योंकि वो एक्चुअली लाइफ ही अलग है। जैसे हमारी रंगमंच की लाइफ अलग है ना, एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं समझ सकता रंगमंच की लाइफ। जैसे मुझे कई लोग मिलते हैं, बोले आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, तो उसके लिए जैसे हमारी लाइफ है ना एक ड्रीम, ऐसे ही मेरे लिए डिफेंस की लाइफ ड्रीम है। तो मुझे बहुत आज भी मलाल नहीं है कि मैं रंगमंच में क्यों आ गई, लेकिन डिफेंस में नहीं जाने का एक बस वो है कि काश एक बार जाना था, या एक बार काश चली जाती, तो है थोड़ा सा कि हाँ डिफेंस में चली जाती तो शायद अच्छा रहता। तो आपकी एक्टिंग भी सराही जाती है और राइटिंग में भी आप हैं, डायरेक्शन में भी आप हैं, एंकरिंग होस्टिंग आप करते ही हैं। कभी आपने मुंबई जाकर बॉलीवुड पर राज करने की नहीं सोची? देखो बचपन में तो सोचा था मैं शायद तब थिएटर में भी नहीं आई थी, स्कूल में थी 8th-9th में। तो टीवी देखकर बच्चे अट्रैक्ट नहीं होते, हर कोई अट्रैक्ट होता है टीवी देख के। मेरा छोरा भी हो जाता है अट्रैक्ट, वैसे एक्टिंग करने की कोशिश करता है, तो हम भी देखकर थोड़ा सा करते थे एक्ट्रेस की तरह। ओ यूं उस टाइम तो ये करीना वरीना आई नहीं थी जब मैं बहुत छोटी थी, ये बात है शायद 5th-6th की होगी, तब से ये थोड़ा सा वो था। उसके बाद फिर थिएटर ले लिया, ड्रामा ले लिया, तो 1-2 फिल्म के ऑफर भी आए थे जो शॉर्ट फिल्म में जयपुर बेस्ड बनी, तो मुझे लगा था कि शायद मैं जाऊंगी या करूंगी। बट फैमिली का ऐसा कभी रहा नहीं कि तुम मीडिया में जाओ, तुम फिल्मों में जाओ। उनका थोड़ा सा हमेशा से एक ये था कि नहीं, जिसको कहते हैं ना, हमारे ये वो टाइम था जब फैमिलीज रंगमंच में आना या फिल्मों में जाना लड़कियों का अच्छा नहीं मानते थे। तो मुझे एक बार चीज़ समझ में आ गई कि मैं बॉलीवुड में तो नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का माहौल है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब वो माहौल भी मीडिया का समझ में आने लग गया था कि वहाँ पे किस तरह का माहौल है, और मुझे ये समझ में आने लग गया था कि मैं उस माहौल में नहीं जल कर पाऊँगी। तो कितनी हिम्मत भी कर लूँ, विद्रोह करके चली भी जाऊँ, उतने गट्स मतलब मैं कभी जुटा नहीं पाई। तो वो समझ में जब आ गया तो मैंने कहा अपने आप को एकेडमिक में कर लूँ। तो मैंने अपने आप को एकेडमिक में मोल्ड कर लिया, चिल्ड्रन थिएटर, क्योंकि भाई करते थे थिएटर एजुकेशन में, भाई NSD टाई से हैं, तो उन्होंने शुरुआत की थी, तो मैं उनके साथ में फिर जुड़ गई। तो फिर मैंने उसको अपना करियर, या उस कहते हैं ना कि उस धारा के साथ में बह गई, ये रहा। तो मन तो हुआ था, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मुझे समझ में आ गया कि आप उसमें नहीं जा सकते और जाओगे तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अपना दूसरा आप ले लीजिए, क्योंकि मेरा नेचर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने का नहीं रहा। तो मुझे जब समझ में आ गया मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती किसी भी लेवल पे, तो मैंने अपना खुद को बैक स्टेप कर लिया कि मैं बॉलीवुड नहीं जा सकती। मैं भले कितनी अच्छी अदाकारा हूँ, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अभी भी अगर आपके पास ऑफर आते हैं, तो वेब सीरीज इतनी आ गई हैं, राजस्थान बेस्ड बनती हैं, बट अब वो थोड़ा सा फैमिली वाइज हो गया है। अब ऐसा लगता है कि ठीक है यार, जयपुर में अगर शूट हो रहा है तो ओके, जयपुर से बाहर जाने में ऐसा लगता है कि यार 10 दिन तो नहीं जा सकती हूँ। फिर दूसरी चीज़ एक और है जो मुझे लगता है, आप पैसे क्या दे रहे हो पैसे क्या दे रहे हो आप? बिल्कुल 5,000 दे रहे हो, 10 दिन 15 दिन के लिए आप बुला रहे हो, 5,000 में क्या? मतलब 5,000 में अपना यहाँ का काम छोड़ के जाऊँ, अपनी फैमिली डिस्टर्ब करके जाऊँ, 5,000 तो मैं ऐसे ही कमा लेती हूँ। बिल्कुल। वो मैं एक दिन में अपना 2 प्रोजेक्ट करती हूँ, मैं 5,000 ऐसे ही कमा लेती हूँ, तो मैं उसके लिए वहाँ जाऊँ, क्योंकि मुझे अब बॉलीवुड में आने का कोई वो नहीं है, ऐसा चस्का हो कि मुझे बॉलीवुड में आना है। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हूँ मैं अब, मुझे बॉलीवुड में आने का कोई मतलब अपने आप को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा फेस है रंगमंच में, मुझे बॉलीवुड में आके अपने फेस, मतलब बॉलीवुड फेस नहीं बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है, आप लाइव परफॉर्म करने में ज़्यादा लाइव परफॉर्मेंस, या ऐसा नहीं है कि मैं बॉलीवुड में, या यूँ कहें कि मैं मीडिया में आना नहीं चाह रही, या मैं फिल्में करना नहीं चाह रही, बशर्ते उतना आप मुझे पैसा और उतनी रिस्पेक्ट दो तो ठीक है। वरना उनकी शर्तों पे 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 समझ के, कि ये जो बहुत बड़ी गलतफहमी है ना कि जयपुर के आर्टिस्ट तो 3,000 में आ जाएंगे, 4,000 में आ जाएंगे, इनको तो बिना खाना खिलाए यहीं साइड में कॉर्नर में पटक दो, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं सच में जो देख रहे हैं ना, मैं उनको यही कह रही हूँ, अगर कोई मीडिया पर्सन और फिल्म बनाने के बारे में सोच रहा है और ये सोच रहा है हम जयपुर के आर्टिस्ट को ले लें, और मैं उनसे भी ये कहना चाह रही हूँ, जयपुर वाले, आप लोग इतने अच्छे आर्टिस्ट हो यार, अपनी फिक्स करो ना चीज़ें,
क्यों 2000, 3000, 4000, 5000 में 15-15-20 दिन के लिए आप जाते हो? हाँ, अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं तो यकीनन जाइए, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। लेकिन अगर आप सेट हो गए हैं और आप अपना अच्छा काम कर रहे हैं, तो 2-3 हज़ार के लिए क्यों आप खराब कर रहे हो इंडस्ट्री? तो मुझे ऐसा लगता है हम ही हैं बनाने वाले और हम ही हैं बिगाड़ने वाले, चाहे वो रंगमंच हो चाहे वो मीडिया हो। रंगमंच को रंगमंच कहा जाता है। रंगों से भरा हुआ है। अगर रंगमंच को आप कोई और नाम देना चाहते तो क्या नाम देते? एक्चुअली इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि रंगमंच मुझे अपने आप में परिपूर्ण लगता है। रंग, हर रंग है उसमें, काला सफेद, रंगों से सराबोर है वो। एक में बहुत अच्छा है कि रंगमंच का भी अजीब किस्सा है। रंगमंच का भी अजीब किस्सा है जी। यहाँ हर पात्र कहानी का हिस्सा है। क्या बात है। तो जो हमारा जीवन है वो रंगमंचीय जीवन है, जिसमें हर रंग है, और हम जो हैं वो हम हर रंग को सहेज रहे हैं और व्यक्त कर रहे हैं। यानी हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां भी आती हैं, सुख के क्षण भी आते हैं, रोमांस भी आता है, हर तरह के भाव, हर तरह के रस और हर तरह के रंगों से हमारा वास्ता पड़ता है, और हम उनको, उन्हीं रंगों को सामने प्रेषित भी करते हैं। आप और हम बैठे, हमारा दोस्ती का रिश्ता है, तो ये भी एक रंग है। हमारे भाई से, हमारी बहन से, हमारे किसी शत्रु से जो रिश्ता है वो भी एक रंग है। हाँ, शत्रुता का भी है ना, उसका भी एक रंग है कि हम काले रंग से डिफाइन करते हैं। तो अपने आप में परिपूर्ण है रंगमंच शब्द। तो लाइट डिजाइनिंग वगैरह की कभी आपने? क्योंकि भैया आपके करते हैं। लाइट डिजाइनिंग, हाँ बिल्कुल भैया करते हैं। मैंने एक्चुअली जब रंगमंच शुरुआत किया था, मैंने हर आयाम, हर फील्ड को मैंने छुआ है। ये मेरा सौभाग्य रहा है, और ये मैं आज के युवा, अपने जो नई पीढ़ी आ रही है, युवा इसलिए नहीं कहूँगी उनको क्योंकि मैं भी युवा हूँ। तुम भी युवा हो, मैं भी युवा हूँ। बुजुर्ग समझने की गलती मत कीजिएगा। तो जो पीढ़ी नई आ रही है, नई जनरेशन, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि हर क्षेत्र को पकड़ो। इसलिए नहीं कि आपको उस क्षेत्र में जाना है, इसलिए कि आपको हर क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए जी। आप फिल्म का डायरेक्टर ले लें, फिल्म का प्रोड्यूसर ले लें, आप निर्देशक, अपने रंगमंच के निर्देशक ले लें, आप लेखन ले लें। अगर आपको सारी विधाओं का ज्ञान नहीं है ना, तो आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे नहीं पाएंगे। आपको फिर जैसा कह दिया जाएगा ना, यहाँ लाइट नहीं आएगी, यहाँ ऐसी ही लाइट आएगी, आप मान जाएंगे। कॉस्ट्यूम का कलर यही होगा। अगर आपको हर चीज़ की नॉलेज है तो आप कर पाएंगे। तो मेरा जो शुरुआती दौर रहा, मैंने लाइट डिज़ाइनिंग वर्कशॉप भी की, मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग वर्कशॉप भी की, मैंने म्यूज़िक वर्कशॉप तो नहीं की, लेकिन मैंने म्यूज़िक बहुत समझा, जाना और किया। म्यूज़िक वर्कशॉप में मैंने बस इतना है कि हाँ, जैसे अपने सुनील जापुरिया जी थे, हरिदत्त कल्ला साहब, इनके साथ में इन्होंने डांस की वर्कशॉप वगैरह करते थे, म्यूज़िक की करते थे, तो मैंने वो वर्कशॉप 15 दिन की, 1 महीने की ली है, मतलब की है, मैंने ज्वाइन की है। तो इस तरह से ऐसे वो किया है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे रंगमंच के म्यूज़िक की, तो मैंने उसको करते करते बहुत सीखा है। मैंने कई प्लेस में म्यूज़िक किया भी है, डिज़ाइन भी किया है, ऑपरेट भी किया है। मैंने रामाकृष्ण मूर्ति जी की लाइट डिज़ाइनिंग हुई थी अपने NSD से, उनकी वो वर्कशॉप भी की है, जिसमें दिलीप भट्ट जी थे, गगन भाई थे, संजय विद्रोही जी थे, कपिल जी थे। मतलब उस टाइम वो हुआ करते थे अपने रविंद्र मंच पे, जिया भाई उसकी बात कर रही हूँ मैं, जिसमें कमल जी, जिया भाई, गोपाल जी, रविंद्र मंच पे ही हुई थी। तो उसमें मैंने लाइट डिज़ाइन वर्कशॉप भी की। रवि चतुर्वेदी सर ने भी लाइट डिज़ाइनिंग वर्कशॉप करवाई थी, वो भी मैंने की है। तो लाइट डिज़ाइनिंग वर्कशॉप की है, मतलब मैंने हर विधा को छुआ है, और इसका परिणाम ये हुआ कि आज मेरे पास में नॉलेज है। बैक स्टेज कितना इम्पोर्टेंट है? उतना इम्पोर्टेंट है जितना अभिनय इम्पोर्टेंट है। जितना रंगमंच में एक अभिनेता अपने संवादों के ज़रिए, अपने एहसासों के ज़रिए अपनी भावनाओं को प्रेषित करता है। यूँ इसलिए कह रही हूँ मैं कि आज आप और मैं बैठे हैं, लेकिन अगर अंधेरा होगा, ये लाइट नहीं होगी, बैकड्रॉप नहीं होगा, ये कैमरा नहीं होगा, ये माइक्स नहीं होंगे, है ना, तो इतनी आसानी से हम हमारे ऑडियंस तक बात नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही रंगमंच में अगर लाइट ही नहीं आ रही है, तो आप बोल के तो रेडियो नाटक हो गया ना फिर तो, बिल्कुल, है ना। और रेडियो नाटक में भी रेडियो एक माध्यम है, तो वो माध्यम ही नहीं होगा। बेसिकली ये माध्यम है।
यानी एक भावना को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जी। तो उस माध्यम में लाइट डिजाइनिंग भी आती है, कॉस्ट्यूम भी है, सेट भी है, मेकअप भी है, अभिनेता तो उसका संवाहक है ही जी। लेकिन ये सारे जो माध्यम है ना, इनके माध्यम से एक पूरी परिपूर्णता आती है और यही परिपूर्णता रंगमंच है। यानी कि कॉम्बिनेशन आर्ट। जभी तो रंगमंच को जभी तो कहा जाता है कि सारी विधाओं का मिश्रण है रंगमंच, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम इसे पांचवा वेद कहते हैं हमारे नाट्य शास्त्र में, क्योंकि इसमें म्यूजिक भी है, इसमें डांस भी है, इसमें सारी विधाएं जो है ना, मेरी आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट, सबका एक मिश्रण है ये रंगमंच। ग्रेट। और इसके पीछे जितने भी जिसको आप बैक स्टेज कह रहे हैं, हेल्पिंग हैंड, ये हमारी बैकबोन है। इनके बिना हम खड़े ही नहीं हो सकते, एक अभिनेता खड़ा ही नहीं हो सकता, तो उतना ही इम्पोर्टेंट है। प्रियदर्शनी जी। जी, प्रशांत जी। क्यूरियो ने अभी खेला आयोजित किया और ये इसका तीसरा एडिशन था जी। क्यूरियो का गठन किस तरह से हुआ और आपकी उसमें किस तरह क्या भूमिका रही? ये तो भाई से पूछो। आपकी भूमिका जानना चाहता हूँ मैं। उनकी भूमिका उनसे पूछेंगे। क्यूरियो सपना तो भाई का था, लेकिन पाला मैंने अपने बच्चे की तरह इसको। 2007 में भाई आइडिया लेकर आए। उस टाइम उन दोनों भाई जो है दिल्ली एनएसडी टाइम में उनकी वहाँ मतलब थे वो वहाँ पे, और पिछले 2-3 साल से थे वो वहाँ पे, तो हर उसमें उनका वहीं रहता था दिल्ली एनएसडी टाइम में। मुझे याद है समर्स की बात है 2007 में, बोले ऐसा सब कुछ कर रहे हैं ये, भाई ने मुझे आइडिया दिया, ठीक है। तो मुझे बोले आज एक वो है अपनी जो इसमें मुख्य भागीदारिता निभा रहे हैं फाइनेंस के तौर पे, उनसे मिलने चलते हैं। ठीक है साहब, पूनम दरगढ़, उनसे मिलने हम गए। ऐसे करते करते आइडिया आया, बोले ठीक है वर्कशॉप से शुरुआत करते हैं। तो हमने 15 दिन की वर्कशॉप की। भाई हमें संभला कर आइडिया मतलब सामने रख कर चले गए। उस समय 2007 में क्यूरियो नहीं था, किलकारी था जी, काफी फेमस था। हाँ, नहीं किलकारी किलकारी हाँ, को अभी भी वर्कशॉप जो है वो किलकारी के नाम से जी ही हाँ, चलती हमने है। जो वर्कशॉप कर दिया वो हमने किलकारी छोड़ा नहीं, किलकारी को हमने वर्कशॉप में मर्ज कर दिया। तो उस समय किलकारी के नाम से हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था और उस टाइम तक रजिस्टर्ड नहीं थी 2007 में, बस शुरू कर दिया था कि हम कुछ काम करते हैं बच्चों के लेवल पे। क्योंकि हम 2006 में सुबोध में मैं और भाई दोनों थिएटर फैसिलिटेटर के तौर पर थे। और सुबोध में यहाँ पे बता दूं, सुबोध पहला स्कूल था जहाँ पे ड्रामा का सिलेबस हमने इंट्रोड्यूस किया था जी। और वहाँ 2 साल हमने थिएटर पढ़ाया और तो हम कर चुके थे काम। और 2005 से मैं चिल्ड्रन थिएटर और थिएटर एजुकेशन में काम कर रही थी। भाई मुझसे भी पहले से यकीनन कर रहे थे और चूँकि उनका अनुभव भी बहुत बड़ा था एनएसडी टाई से। तो 2007 में जब ये आइडिया उन्होंने दिया, फिर वो मिलवाया, तो हमने 15 दिन के वर्कशॉप के साथ में ये जिसको कहना चाहिए कि इनकॉर्पोरेट ये आइडिया किया, हमने रखा सामने, शुरू कर दिया। ठीक है, अब भाई तो चले गए एनएसडी दिल्ली, अब उसका प्रमोशन हो, उसका कोई भी काम हो, वो हमने डिजाइन किया और उसमें हमने जोड़ा कपिल जी को, जो आज मेरे हस्बैंड हैं, डॉक्टर कपिल शर्मा। उन दिनों खाली कपिल शर्मा थे। तो हम तीनों ने मिलके, क्योंकि मैं और कपिल जी क्रिएटिव में रहते थे और पूनम जी जो थी वो एक तरह से मैनेजमेंट उसमें थी जी। और हम लोग रिपोर्ट देते रहते थे भाई को, क्योंकि मेन आइडिया, मेन परिकल्पना भाई की थी। तो ऐसे हमने 15 दिन के वर्कशॉप के साथ में शुरू किया, जिसमें ड्रामा, डांस, ये 2 चीज़ें हमने उसमें रखी। और बच्चों को हमने प्रमोट, मतलब वही पैम्पलेट, खड़े होते थे सड़क पे हम लोग, और जो भी वाहन जा रहा है, चाहे बाइक पे जा रहा है, ऑटो जा रहा है, हम लोग ऐसे खड़े होकर उनको पकड़ाते थे, पैम्पलेट घरों में डाल डाल के ऐसे आते थे। फाइनेंशियली भी थोड़ा सा ये था कि पेपर में डालने का उतना ऐसा लगता था यार पैसे खर्च होंगे, तो पैसों को कहाँ बचा सकते हैं। तो हम लोग दिन में मई में रखी थी, तो हम लोगों ने प्रमोशन उससे पहले से शुरू कर दिया था, अप्रैल से। तो घरों में जा जाके हम पैम्पलेट ऐसे डाल के आ जाते थे और खड़े हो जाते थे घर। हमारा जहाँ पे क्यूरियो शुरू किया था हमने वहाँ पे श्यामनगर में, तो जो भी जा रहा है वाहन, भैया रुको 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 ये ले लो, भैया रुको रुको ये ले लो, प्रसाद ले ना क्या है, कोई रुकता था, कोई नहीं रुकता था, कोई देखकर हट, वहीं हमारे सामने ही पैम्पलेट को हटा देता था, कोई ले जाता था। तो ऐसे शुरू हुआ। फिर हमने कॉलोनी में जा जाके इसके प्रमोशन शुरू किए, जिससे मैंने, पूनम जी ने इस तरह का काम किया।
फ़ोन करना शुरू किया, अपने अपने लोगों को बुलाना शुरू किया, ऐसे करके 15 बच्चे हमारे पास आए, 15 या 18 बच्चे थे। तो हमने उनके साथ में उस 15-16 दिन में हमने किया, और रोटरी क्लब में हमने पहला फंक्शन किया। तो ये हम 3 लोगों ने मिलकर किया, मैं, कपिल जी और पूनम जी। वो सक्सेस हुआ, अच्छा हुआ। उसके बाद फिर हम अपने लेवल पे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी स्कूल्स में काम कर रहे थे, और 2006-7 में फिर और भी स्कूल्स में हम लोग थिएटर की वर्कशॉप्स ले रहे थे और रेगुलर क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी पूरे साल सिलेबस के तौर पर। तो उन बच्चों को भी धीरे धीरे प्रमोट करते करते फिर 2008 में भाई जयपुर आ गए थे। फिर हमने इसको अब रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो उसके बाद 2008 में इसको ऑफिशियली रजिस्टर्ड करवाया। तब लगा कि किलकारी नाम यार को सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा एज ग्रुप हम चाह रहे थे 8 साल से 20 साल तक। अब किलकारी जो है वो हम मान के चलते हैं कि 10 साल 11 साल तक। बिल्कुल, मैक्स टू मैक्स 12, क्योंकि हमें अपना दायरा बढ़ाना था। हमें सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रखना था। हम चाह रहे थे कि हम एडल्ट परफॉर्मेंसेस भी करेंगे, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो चिल्ड्रन थिएटर पे काम करे। क्योंकि जयपुर में थिएटर इन एजुकेशन के नाम पे जो काम हो रहा था ना, वो खाली ये हो रहा था कि स्कूल में जाके नाटक तैयार करवा देना है, और लोग उसको थिएटर इन एजुकेशन कह देते थे, जबकि वो थिएटर इन एजुकेशन है ही नहीं। बिल्कुल। तो जो कंसेप्ट हम लाए हम लोग 2006 से जो हम कंसेप्ट लाए, अब हम चाह रहे थे कि उसके बेस पर हम इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करें, और थिएटर इन एजुकेशन, थिएटर फॉर यंग ऑडियंस, और इस कंसेप्ट पे हम लोग काम करें, जिसका दायरा बढ़ाते हुए हम ओवरऑल नेशनल लेवल पे काम करें। तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमने प्लान किया। अब हमने नाम सोचा कि क्या नाम होना चाहिए। फिर हम लोग ऐसे बैठे थे, भाई, मैं, कपिल, हम लोग ऐसे जो मेंबर थे सब बैठे हुए थे, और वहाँ से ये नाम निकला क्यूरियो। लेकिन किलकारी छोड़ना नहीं था। तो फिर ये तय पाया वर्कशॉप्स जो होंगी कि जो वर्कशॉप्स होंगी वो हम किलकारी के नाम से करेंगे। फिर धीरे धीरे इसमें हमने काम करना शुरू किया, सोशल मीडिया पर प्रमोशन शुरू किया, और जिस लेवल पे काम कर सकते थे फिर नेशनल लेवल पे। फिर उसमें भाई क्योंकि पूर्ण रूप से आ गए थे जयपुर, तो उनके हम आइडिया को आगे बढ़ाते रहे। वो एक तरह से लीड करते थे और हम उनको फॉलो करते थे। तो बच्चों को लाना है या कहीं प्रमोशन करना है तो हम लोग जाते थे और खूब प्रमोशन करते थे। हम लोग मतलब मैं और भाई खूब गए, बहुत सारी चीज़ें की हमने, चाहे फाइनेंस के लेवल पे। मैक्सिमम आइडिया तो भाई का ही रहता था, लेकिन ये है कि जा जाके जितना अपने एफर्ट कर सकते थे, क्रिएटिव लेवल पे प्लेस तैयार करने, फिर हमने उसके तहत पढ़ाई पे करो चढ़ाई, साइंस बेस्ड कितने ही ड्रामा, शांति रहने दो शांति से, और बहुत सारे ड्रामा मतलब हमने तैयार किए थे, और थैंक्स, बहुत सारे ड्रामा हमने उसके बेस पर तैयार किए। तो फिर ऐसे 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 डेवलप होता रहा हमारा, और फिर धीरे धीरे अभिषेक भाई जुड़े, महमूद जी जुड़े, और कपिल जी तो थे ही। तो इस तरह से हमारे 4 लोग हम क्रिएटिव फॉर्म में आ गए। और भी कई लोग जुड़े, लेकिन वो जुड़ के फिर वो 2 साल तक रहे, 3 साल तक रहे, फिर वो निकल गए, फिर और लोग आए। आज क्यूरियो जो है वो एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। राष्ट्रीय महोत्सव हो रहे हैं। राष्ट्रीय महोत्सव 2000 मुझे याद है 2009 या 10 से हमने राष्ट्रीय महोत्सव शुरू कर दिए थे, बुलबुले के नाम से और एक बबल्स के नाम से। बबल्स होता था इंग्लिश थिएटर फेस्टिवल, और बुलबुले होता था जो हिंदी दिवस पर हम करते थे उसको, और हिंदी नाटक उसमें होते थे मैक्सिमम, वो राष्ट्रीय स्तर पर ही होता था। और फिर हमने इसमें एडल्ट परफॉर्मेंसेस धीरे धीरे फिर शुरू की, जिसमें खेला है एक, और बीच में हमारा एक फनगामा होता है जो बच्चों के लिए ओवरऑल है ना, वो बच्चों के लिए खाली फनगामा। खेला जो है वो एडल्ट परफॉर्मेंसेस के लिए एक नेशनल लेवल का फेस्टिवल होता है। ग्रेट। अभी खेला 2024-25 जो हुआ है उसमें आर्ट ऑफ लाइट डिजाइनिंग को सेलिब्रेट किया गया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आमतौर पर जो है जो भी थिएटर फेस्टिवल्स होते हैं वो सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, ऑन स्टेज जो चल रहा है, स्पेशली कुछ टेक्निकल टर्म्स को सेलिब्रेट करना उनका मकसद नहीं होता है। लेकिन गगन भाई ने जो ये कॉन्सेप्ट सबके सामने लेके आए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक तो क्या होता है ना कि जब इस तरह के फेस्टिवल हो रहे हैं, जैसे खेला है, खेला पहले हमारा हास्य नाट्य समारोह था। इस साल से इसका जो 3rd एडिशन है, इस साल से उसको कॉमन किया गया है। पहले सिर्फ जिसको कहना चाहिए सिर्फ हास्य नाट्य समारोह था, उसमें सिर्फ हास्य नाटक ही आते थे। इस साल से इसको कन्वर्ट किया, कॉमन उसमें किया गया है। और इस साल ये जो आइडिया है ये भी भाई का ही है, कॉन्सेप्ट जो है कि मैं, क्योंकि वो खुद लाइट डिजाइनिंग से, उन्होंने बैक स्टेज में बहुत काम किया है। तो बैक स्टेज वालों की जो पीड़ा है, अब पीड़ा शब्द मैं इसलिए कह रही हूँ
क्योंकि ये अक्सर होता है, आज आप और मैं ही दिख रहे हैं, है ना। बिल्कुल। एडिटिंग जो कर रहे होंगे, मुझे पता है एडिटिंग आप ही करेंगे, लेकिन उस पीड़ा को ये दर्शक नहीं समझ पाएंगे, है ना। राइटिंग जो आपने जिस कंसेप्ट के साथ में शुरू किया होगा, क्योंकि यहाँ पर अभिनेता भी आप ही हैं, निर्देशक भी आप ही हैं, एडिटर भी आप ही हैं, इसलिए क्रेडिट आपको चला जाएगा। लेकिन हम मान लें 1%, कैमरामैन भी मैं ही हूँ। कैमरामैन भी आप ही हैं, ये होलसेल आइडिया भी आप ही का है, परिकल्पना भी आप ही की, लेकिन एक बार हम मान लें कि भी कोई और कैमरामैन होते, कोई और एडिटर होते, क्रेडिट चाहिए उनको भी। तो उनको क्रेडिट चाहिए ना। कितनी बार होता है हम फिल्मों में, क्या हम कर्टेन, हमारे फिल्मों में जब क्रेडिट्स आते हैं, हम सिनेमा से उठ चुके होते हैं, सिनेमा हॉल में गद्दी अपनी सीट छोड़ चुके होते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं। क्रेडिट्स जो दिए जाते हैं वो बहुत छोटे छोटे दिए जाते हैं, हाँ। है ना, बहुत छोटे छोटे। बिल्कुल। रोहित शेट्टी की फिल्मों में बहुत अच्छा होता है, रोहित शेट्टी एंड टीम, बिल्कुल। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ रोहित शेट्टी को। तो पीड़ा वर्ड में वापस आती हूँ उस पर कि जो बैक स्टेज वालों की पीड़ा ये है कि उनके नाम बेचारे छोटे छोटे आते हैं। कर्टेन कॉल में एंड में दिखते हो आप, मंच की बात करें तो कर्टेन कॉल, और मीडिया की बात करें तो क्रेडिट्स, जो ऐसे जा रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं, जिनको कोई नहीं देखता है, तब तक सिनेमा हॉल में बैठा हुआ बंदा अपनी सीट छोड़ के जा चुका होता है। मंच में भी यही हाल होता है कि दर्शक खड़े हो जाते हैं और जा रहे होते हैं कर्टेन कॉल के समय, क्योंकि जो दर्शक, जो अभिनेता दिख रहा है उसको तो देख चुके हो, कहानी देख चुके हो, नाटक देख चुके हो, अब क्या करना है भैया, खड़े होके खड़े चले जाते हैं वो। तो ये पीड़ा उनकी रह जाती है जिनको बेचारों को फेस रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता कोई। भाई मैंने लाइट डिजाइनिंग की है, तो देख लो, मेरी लाइट डिजाइनिंग से ही उसका चेहरा चमका है। ग्रेट। ये जो आप इफेक्ट देख रहे हो ना, कि एक बंद कमरे में झरोके से छन रही है लाइट और उसका आधा चेहरा दिख रहा है, वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है सामने दर्शक को। वो खूबसूरत इसलिए क्योंकि वहां सामने लाइट डिजाइनर ने कितना माथा लगाया है, वो खुद सीढ़ियों पर चढ़ा होगा, उसको पेपर मिला होगा कि नहीं मिला होगा। अपने अगर हमारे रविंद्र मंच की या ऐसे मंचों की बात कर ली जाए जहाँ पे लाइटें हैं तो अच्छी, लेकिन जलती नहीं है, यूज में नहीं आती है ही नहीं, खराब है, तो वो यूज में नहीं आती इसीलिए खराब हो जाती है, या खराब है इसलिए यूज में नहीं आ रही है और उनको ठीक नहीं करवाया जा रहा है। तो माथापच्ची कितनी होती है, आप सोचिए कितना रिस्क है। आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं और कम से कम 20 फीट होता है, आप वहां पे जा रहे हैं और गिरने के चांसेस है, नीचे कुछ ऐसा नहीं है अगर गिरे तो कोई गद्दे लगे हुए कि वो बच जाएगा, करंट आ सकता है उसको ऊपर, बिल्कुल। किस तरह का वायरिंग है, किस तरह का क्या है, वो रिस्क लेके जा रहा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बात करें कि उसने कलर को कैसे निकाला होगा, एक्टर का क्या कलर है, क्या भाव है, क्या उसने कितना उस स्क्रिप्ट को पढ़ा होगा। एक्टर पढ़ रहा है उस स्क्रिप्ट को, ठीक है, तो वो तो दिख भी रहा है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने भी तो पढ़ा है, सेट डिजाइनर ने भी पढ़ा है, मेकअप आर्टिस्ट ने भी अपना दिमाग लगाया है। यानी हर विधा, जिसको हम बैक स्टेज कहते हैं, सब दिमाग लगाते हैं और उतनी ही मेहनत करते हैं जितना कि अभिनेता भी करता है। ग्रेट। लेकिन उनकी पीड़ा ये हो जाती है कि वो दिखते नहीं है बेचारे। क्या इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि लाइट डिजाइनिंग के बाद अब मेकअप डिजाइनिंग या आपका म्यूजिक बेस्ड भी आपका खेला कोई हो सकता या है, स्टेज डिजाइनिंग बेस्ड हो भी सकता है, कुछ हो बिल्कुल हो सकता सकता है। है? मैंने कहा ना, ये भाई की परिकल्पना थी, भाई का आइडिया था, उन्होंने इसको रखा सामने और हमने उनको सपोर्ट किया। मतलब अभी ये आगाज भर है। हाँ, ये आगाज है, आगाज है, इसका विस्तार ही होगा। और हमारा आइडिया और हमारा हमेशा होता है कि हम कुछ हटके करें, और अभिनेताओं को तो बहुत मैं खुद अभिनेता हूँ, लेकिन मैं ये बात मानती हूँ कि अभिनेताओं को फुटेज मिलता है, भरपूर मिलता है ना। रंगमंच की बात कर रही हूँ मैं, भरपूर फुटेज मिलता है, उनको नहीं मिलता है, उनको आगे लाना बहुत जरूरी है, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो बैक स्टेज के किसी भी विधा से हो, उनको आगे आना। निर्देशक को भी मिल जाता है, उनको भी मिलना जरूरी है। तो खेला में जो अभी हमने प्रकाश परिकल्पना पे, उन्नत प्रकाश परिकल्पना पे किया, तो ये आइडिया पूरी तरह भाई का था, हमने उनको सिर्फ सपोर्ट किया है, या उनके इस आइडिया को हमने सराहा है और आगे लेकर आए हैं। हम भी सराहते हैं, और हम ही नहीं, लगभग जो भी लोग हाँ, ये अच्छा, ये कहते हैं आए सभी ने इस कॉन्सेप्ट को सराहा है। ये प्रयोग सफल प्रयोग रहा जी, एक सफल प्रयोग रहा, बिल्कुल। और इस प्रयोग के लिए गगन भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी शुभकामनाएं नहीं, हम भी आपके साथ हैं। हम खुद तो है ही उसका। मैं कहती हूँ ना कि उनके कई आइडियाज, उनकी कई चीजें ऐसी होती हैं, वो आके कह देते हैं ऐसा है, हम बस ये करते हैं, हाँ ओके। अब हमारा काम होता है उसको आगे ले जाना, उतने ही विश्वास के साथ जितना विश्वास
वो अपने आइडिया पे कर रहे हैं। हम किंतु परंतु कुछ नहीं लगाते हैं, बिल्कुल। जहां होता है वहां लगा देते हैं, लेकिन इस तरह के आइडियाज में हमने कभी किंतु परंतु लगाए नहीं, क्योंकि ये आइडिया हमें खुद को बहुत अच्छा लगा। उन्नत प्रकाश परिकल्पना। अब आगे बढ़ते हैं बतियन की गली। जी बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसमें आप कितना सफल हो पाए? मैं अपने आप के लिए ये कहना चाहूंगी, मैं शायद खाली नहीं बैठ सकती। हनी सीरियसली, देखिए हर महिला के जिंदगी में एक दौर आता है कि उसको एक समय होता है अपने परिवार को देना होता है, और इस बात में मेरे और भाई के हमेशा बहुत पंगे होते हैं। वो हमेशा कहते हैं शादी के बाद ये काम की नहीं रही। क्योंकि शादी से पहले हम दोनों कहते हैं ना एक ही छत के नीचे रहते थे, तो उन्होंने कोई आइडिया ऐसा किया, मैंने तुरंत लिखना शुरू कर दिया और लिखकर वो आ गया, सामने आ गया। थोड़ी सा हो रहा था कि शादी के बाद हमारे छतें अलग अलग हो गई हैं, है ना, तो आइडिया उन्होंने दिया, मैंने कहा ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। मैं यहाँ पर हमेशा एक बात कहती हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से इतर है ये, लेकिन एक बात मैं कहती हूँ, ये रंगमंच मैंने कई लोगों से सुना है कि यार अब इसकी शादी हो गई, ये अब काम की नहीं रही फीमेल एक्ट्रेस के लिए। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, प्रशांत जी अगर आप इसका सवाल दें। अब देखिए वो आगे मेरे अंदर का इंटरव्यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मुझे बताइए, हम अपने नाटकों में कहते हैं परिवार बचाने की बात करते हैं, परिवार को जोड़ने की बात करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को याद दिलाने की बात करते हैं, है ना। कोई भी नाटक उठा लीजिए, मोहन राकेश के नाटक उठा लो, और भी नाटक उठा लें हम बड़े बड़े राइटर्स के। जब हम नाटक करते हैं तब एक फीमेल एक्ट्रेस या एक्टर के लिए भी हमें कहते हैं यार इसकी तो शादी हो गई, अरे यार रुक जा भाई, टाइम दे दे हमको, घर चले जाना बाद में। और कभी कभी इस चक्कर में ये होता है कि फैमिली से कुछ प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती हैं और वो नाटक छोड़ देता है। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि जहाँ हम नाटकों के माध्यम से दिखाते हैं कि हमें जोड़ना है, तो वहाँ पीछे ऐसा क्यों होता है कि परिवार को यार ठीक है करते रहना, अपना परिवार क्या परिवार लगा रखा है, थोड़ा सा लंबी लंबी रिहर्सल चल रही है, दे दो टाइम, इतना लंबा समय दे दो। तो मुझे लगता है कहीं बैलेंस होना चाहिए जी। क्योंकि आप दिखा तो यही रहे ना परिवार को जोड़ो, और बेचारे किसी एक्टर का या एक्ट्रेस का परिवार टूट रहा है रिहर्सल या आपके प्रेशर के कारण, उतना प्रेशर। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि हम इस तरह के नाटक दिखाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं शादी के बाद ये तो किसी काम का रहा नहीं या रही नहीं। शादी अपने आप में एक जिम्मेदारी है, एक सामाजिक संस्था है जो जरूरी है, एक किसी भी संवाहक है इस दुनिया को आगे ले जाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए। आते हैं आपके पॉइंट पर, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई शादी के बाद में, तो एक वो दौर आया कि थोड़ा सा रंगमंच को मैंने समय कम दिया, और फिर वो दौर भी आया जब मैंने मतलब मनी होने वाला था, मेरा बेटा होने वाला था, उस दौर में भी थोड़ा मैंने अपने रंगमंच कम किया। उस दौर में आइडियाज जो है ना दिमाग में वो बहुत पनप रहे थे, तो कुछ लेखन में उतारे मैंने आइडियाज, हालांकि वो अप्रकाशित हैं अभी तक, उनको प्रकाश में लाना है। कुछ आइडियाज ऐसे थे कि जो प्रैक्टिकल लेवल पे थे, कुछ आ चुके हैं बाहर। तो जो बतियन की गली है तो वो प्रकाश में आया तब जब बतियन की गली सामने आया सीजन फर्स्ट 2019 में जी, 22 सितंबर 2019 में ये आया। लेकिन उससे पहले 2-3 साल से इसकी रूपरेखा बन रही थी, दिक्कत आ रही थी कि कैसे करें, कहाँ करें, फाइनेंशियली कैसे जोड़ें, क्या करें, क्या कॉन्सेप्ट होगा। और इसका रीज़न ये था इस कॉन्सेप्ट को बाहर लाने का, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, हम अक्सर बात करते हैं रंगमंच सारी परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट की एक विधा है, लेकिन मैंने कभी रंगमंच में ये नहीं देखा कि स्कल्पचर आर्टिस्ट आके कोई नाटक देख रहा है। म्यूजिक वाले तो आ जाते हैं, डांस वाले भी आ जाते हैं, लेकिन कोई पेंटर आके नाटक देख रहा है। जबकि अगर हम जब आप रतन थेम जी के प्ले देखिए तो उनके पहले कैनवास बनता है सीन्स में, है ना। ऐसे ही कई हमारे निर्देशक हैं जो पहले कैनवास बनाते हैं, दृश्य विन्यास बनाते हैं, दृश्य बनाते हैं, तो हमारे रवि चतुर्वेदी साहब। लेकिन हमारे पेंटर ही नहीं होते हैं किसी नाटक को देखने के लिए। कभी मैंने किसी पेंटिंग एग्जीबिशन में नहीं देखा कि कोई रंगकर्मी जाके देख रहा हो। एक दो है अपवाद, ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इस आर्ट को देखने के लिए दूसरी आर्ट वाला आया है। तो मुझे लगा एक ऐसा मंच होना चाहिए जहाँ पे सभी कलाओं के
सभी विधाओं के कलाकार सृजनकार आके बैठे और अपनी बात रखें, अपने विचार रखें। तो आइडिया 2-3 साल पहले से पनप रहा था। फिर 2019 में एक बेस मिला और मैंने ऐसे ही सर्वेश भट्ट जी बैठे हुए थे, जो दैनिक भास्कर के बहुत बड़े समीक्षक, कला समीक्षक रहे हैं, है ना, और रिपोर्टर रहे हैं। उनसे ऐसे मैंने बात की तो बोले बहुत अच्छा आइडिया है, करो। मैंने कहा सर कैसे करें, अभी तो जगह ऐसी चाहिए मुझे। बोले जवाहर कला केंद्र में? नहीं सर, मुझे ऐसी जगह चाहिए जो इंटीमेट हो, मतलब जो मुझे 100-200 लोगों के लिए नहीं करना, मैं चाहती हूँ 50-60 लोग हो, लेकिन वो हो रियल आर्ट लवर। ऐसा नहीं कि आ रहे हैं लोग और बस फिर देखा मतलब 10 मिनट रुके चले गए, आते मतलब पूरे फुर्सत से आए वो एक्चुअल में जिसको हम कहते हैं ना कि कला को ओढ़े, कला को देखे, कला को समझे, कला को ही बिछाएं, कला को ही पहने। वो जब वहाँ पर 1-1.5 घंटे के लिए हो ना, तो वो सब चीज़ों से हटे और कट जाए और बस सिर्फ कला को समझे। वो चाहे कोई भी कला हो, चाहे वो रंगमंच हो, वो चाहे म्यूजिक हो, वो चाहे डांस हो, वो चाहे स्कल्पचर हो, वो चाहे पेंटिंग हो, तो कोई भी कला हो, उस समय सिर्फ उस कला के अंदर हो, उस कलाकार के संघर्ष को समझे कि सिर्फ तुमने ही रंगमंच में संघर्ष नहीं किया, सामने जो पेंटर बैठे हैं उनका भी संघर्ष है। वो किस तरह से पेंटिंग करते हैं, तो इमेजिनेशंस, अपनी क्रिएटिविटी को करते हैं। या एक रंगकर्मी जब कुछ कहता है तो कैसे एक पेंटिंग बनती है जी। तो इस कंसेप्ट के साथ में हो। तो वहाँ से मैं यहाँ पर सर्वेश भट्ट जी को मैं चाहूँगी इस मंच पर कि उनको धन्यवाद दूँ कि ये आइडिया था मेरा, लेकिन एक कहना चाहिए ना कि उसको साकार करने में या मूर्त रूप देने में, हाँ, उनका योगदान है, बड़ा योगदान है। फिर उन्होंने कलानेरी में मेरी जो विजय भाई साहब हैं कलानेरी के ओनर, सौम्या जी हैं, उनसे मुलाकात करवाई। हम लोगों ने बैठ के बातचीत की, इस आइडिया को सामने रखा, उनको ये आइडिया अच्छा लगा। फिर ये बात आई कि इसको उनके एग्जीबिशन, उनकी पेंटिंग से कैसे जोड़ा जाए। फिर हमने ये रखा कि जो भी सामने परफॉर्म हो रहा है उसमें उनका स्टूडेंट जो है वो कैनवास पर उसको उतारेगा। तो ये ऐसा कुछ करते हुए हमने विधाओं को जोड़ा और इसके रिजल्ट जो पहला सीजन था अच्छा रहा। 6 एपिसोड कर पाए, 7वें एपिसोड की घोषणा कर दी थी, कोविड आ गया, फिर हमें रुकना पड़ा। फिर हमने सेकंड सीजन लाए, उसके हमने 7 एपिसोड किए, फिर थर्ड सीजन भी आ गया। अब हम 4th सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो उम्मीद करते हैं कि सितंबर-अक्टूबर में आ जाए इस साल में। ग्रेट। क्योंकि जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे लोगों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और शुभकामनाएं ही नहीं, मैं भी साथ। अच्छी बात ये रही कि 3rd सीजन में हम उसको जयपुर के बाहर लेके जा पाए।